वो जो कौन सी जगह थी वो जहाँ पूरा बह गई थी सड़क, पहली जो पहला ब्लॉकेज था? अच्छा, पहला ब्लॉकेज नहीं आगे था। कितना आगे? यहाँ पे 1.5 किलोमीटर आगे थे। ओके। तबाही के बाद केदारनाथ को फिर से बसाने की कोशिश इस साल मार्च में शुरू हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बर्फ से ढकी केदारनाथ की पहाड़ियों पर राज्य सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के ये सदस्य उतरे। बर्फ को काटकर और बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर केदारनाथ तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया। ये रास्ता इतना कठिन है कि आप देख सकते हैं कि दाईं ओर जो पहला पुराना रास्ता होता था वो मरम्मत करने के बाद भी अभी जिस हाल में है, वहां से ना तो कोई बुजुर्ग जा सकता है, ना वहां से घोड़े से होके यात्रा आखिरी जो पड़ाव है वहां तक की जा सकती है, यानी केदार के द्वार तक जाया जा सकता है। रास्ते की मुश्किल देखिए, यहाँ ग्लेशियर्स हैं, उनके बीच से काट के जो अभी तो रिसीड कर गए हैं, लेकिन जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो यही ग्लेशियर काफ़ी बढ़ जाते हैं आगे, ये बर्फ़ काफ़ी हो जाती है। यहाँ से एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। योगेंद्र जी और वेश जी, आप दोनों को जो जिम्मेदारी मिली है, तो आप लोगों का मेन काम, ऑब्जेक्टिव जो टास्क है वो क्या है? शुरू में हमें जो टास्क मिला था वो ये था कि रामबाड़ा से पहले जो रास्ता था वो था नहीं। जो पूरी पुरानी छोटी सी बटिया थी, जैसे वहाँ दिखाई दे रहा है, अशोक दिखाएंगे, वो पूरी तरह से पहाड़ बह गया है। तो अभी वहाँ से ये संभावना नहीं है कि वहाँ से रास्ता बन पाए। अगर वो बनेगा भी तो वो रुक नहीं पाएगा। तो उसका ऑल्टरनेट रूट हम लोगों ने सोचा है कि इस तरफ से निकले और रूट ऐसा हो कि जिसपे 80 साल का यात्री अगर पैदल चलना चाहे तो पैदल जा सके, उसका ग्रेडियंट इस तरह से हो। ये योगेंद्र, मैं पूछना चाहता हूँ कि सारी मशीनें ये कैसे लाई गई? सब कैरी करके लाए गए? ये मैन कैरिंग लेके आए, इनको डिफरेंट पार्ट्स में लेके मैन कैरिंग और कुछ म्यूल से हम लोग लेके आए हैं। क्योंकि हम लोगों का जनरली हम लोगों का ये था कि जो भी हमने रास्ता बनाना, कुछ भी करना है, हम लोग मैन कैरिंग और म्यूल्स का सपोर्ट लेके करेंगे और एयर लिफ्ट करके हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि एयर लिफ्ट के सारे अगर हम आज काम करना शुरू करते हैं तो एक तो बहुत कॉस्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और उसके ऊपर वेदर की कंडीशन यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है कि आप रेगुलरली आप हेलीकॉप्टर का यूज़ करें। इस पूरे दौर में काम करना आसान नहीं था, क्योंकि रात को तापमान 0 के आसपास पहुंच जाता था और कई जगह ग्लेशियर भी टूट रहे थे जो जानलेवा हो सकता था। सबसे बड़ी दिक्कत थी स्नो। काफ़ी स्नो उस साइड में था और जिसमें चलना मुश्किल था। ये नहीं पता था कि ट्रैक कहाँ है पुराना, उसको लोकेट करना, पहले तो वो पता लगे कि सड़क कहाँ जा रही है। वो एक सबसे बड़ा काम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहला कैंप हम लोगों ने भीमबली में लगाया। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके रामबाड़ा को ठीक करने की कोशिश की। फिर रामबाड़ा में हम लोगों ने कैंप लगाया। तो जैसे जैसे आगे ठीक करते जाते थे और से कैंप आगे निकालते जाते थे, और बड़े ग्लेशियर को काट करके हम लोगों ने रूट सड़क बनाई। एक पुराना सड़क, हल्का सा कोई मार्ग दिखाई दिया तो उसको काट के आगे निकल गए। लेकिन पिछली बार केदार घाटी में ही तबाही नहीं हुई, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जैसे जलजला आ गया था। इतनी बड़ी आपदा फ्लड के रूप में, इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में कभी नहीं आई थी। इतिहास में कभी नहीं आई थी, और जियोलॉजिकल इतिहास में भी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें कभी नहीं आई थी। क्योंकि एक नदी में आई होगी या दूसरी नदी में आई होगी या दो तीन नदियों में आई होगी, लेकिन सतलुज से और काली के बीच 700 किलोमीटर का जो एक क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में सारी नदियों पे लबालब एक साथ बाढ़ आना, ये अप्रत्याशित घटना है और अपनी तरह की पहली घटना है। रुद्रप्रयाग से कुछ किलोमीटर आगे तिलवाड़ा के पास यही वो जगह है जहां पिछले साल हमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक मिला था। उस वक्त कभी हम ये सोच नहीं सकते थे कि ये सड़क एक बार फिर से दोबारा बनाई जाएगी और यहां से आना जाना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन एक साल बाद हम देखते हैं कि पहाड़ को जैसे पूरा काटकर यहां रास्ता बनाया गया है।
अभी हम अगस्त्यमुनि के पास हैं। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं जो आपको ये पूरा बर्बादी पूरी दिखाई दे रही है। ये वो इलाका है जहाँ कई दुकानें थी, कई घर थे, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका मंदाकिनी अपने साथ उस वक्त बहा के ले गई और कई लोगों के घर तक बर्बाद हुए। केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता तो अब बन चुका है, लेकिन उत्तराखंड के कई हिस्सों में स्थानीय लोग अब भी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। व्यवसाय कर पहले दिल्ली में था, एक छोटी सी मेरी अपनी मतलब वो रेडियो काम कर रहा था। तब मैंने यहाँ पर 78 में आकर के 74 में आकर के यहाँ पर अपनी दुकान शुरू की। उसके बाद अपने घर बनाए। मतलब मेरे पास कोई ऐसा अपना नहीं कि मेरा आज कोई मैं जब 16 तारीख रात को 2:30 बजे यहाँ से बाहर निकला था, तो मेरे पास एक कच्चे में रात को 2:30 बजे निकला था मैं बाहर, कुछ नहीं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं, लेकर गहने से लेकर घर से लेकर बाहर से उसका जीता जाता वो रात के 2:30 बजे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेंबर नेगी की ही तरह कई लोगों के घर पिछले साल तक मंदाकिनी के किनारे हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। कितने लोगों के घर बर्बाद हुए? यहाँ पर तो अब प्रॉपर इसी एरिया में तो 40 और 45 इसी एरिया में हुआ, फिर 40-45 इस पुल के पली पार हुआ, फिर सामने जो दिखाई दे रहा है जैसे आपको पीछे बताया गया होगा 40 मतलब यहाँ पर कम से कम 150 मतलब परिवार के करीब समाप्त घर था। ये नदी जहाँ बह रही है जी सर, अभी जी ये पहले कहाँ बहा ये उधर लास्ट से मतलब वहाँ पर सारे उस चट्टान पे जाते थे, बस यहाँ रास्ता था, से लग के बहती, बिल्कुल लग के बहती थी। और यहाँ पर इसका प्रवाह नहीं था। नहीं था जी, ऐसा प्रवाह होता था पुराने। इस बीच ये बहस भी गर्म हुई है कि क्या इतनी बर्बादी सिर्फ मंदाकिनी में आई बाढ़ से हुई या फिर नदी के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी किया गया था। प्रेम सिंह जी ये बताइए कि ये जगह है जहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर घर था आपके पड़ोसी का? हाँ जी हाँ। और आपका घर बगल में था? जी हाँ। लोग कहते हैं कि लोगों ने बिल्कुल नदी पे घर बना दिए और नदी घर बहा ले गई। जी नहीं सर, अगर ऐसा होता तो ये आज से मतलब हमारे जो फादर हैं उनके भी जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये बना रखे। ये पुराने खंडर, ये इमारत इसकी मतलब गवाह है कि ये आज के नहीं बने हुए हैं, ये तब के बने हुए हैं जबकि यहाँ पर जिला पंचायत की जो पैदल मार्ग भगवान केदारनाथ के लिए जो पैदल मार्ग जाता था वो यहीं से होकर के जाता था। 1962 में यहाँ पर जो पुल बना तब जा करके यहाँ पर रोड पास हुई है। मतलब 62 से पहले का ये सब जो है मतलब ये पहले के मकान हैं और पहले की जगह है ये। अगस्त्यमुनि के पास चंद्रापुरी का ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा तबाही पिछले साल हुई थी। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी होता था गढ़वाल विकास मंडल का, वो भी बह गया और ये सारी जगह जो है यहाँ पर लोग परेशान हैं। जैसे प्रेम सिंह जी कह रहे थे कि उनका अपना घर जो है वो भी यहाँ कभी हुआ करता था, जिसका नामो निशान अब नहीं है। एक साल कैसे गुजारा किया आपने? आज तक हमारी स्थिति है कि हमारे पास न रहने के लिए, न खाने के लिए, न पहनने के लिए ये स्थिति बनी है। आज यहाँ पे क्योंकि इनके 2 बड़े मकान थे, हमारे 2 बड़े मकान थे, हम लोग को क्योंकि जो पूरी बस्ती थी यहाँ थी, रहने के लिए सब लोग किराए पे यहाँ रहते थे। आज स्थिति ये कि चंद्रापुरी में रहने के लिए कहीं जगह नहीं, हम लोग किसी तरह से रह रहे हैं। मकान मालिक आज हमको कह रहे हैं साहब आप खाली कर दीजिए। हमारे सामने न तो रात को सो पाते हैं, न नींद आती, न खाने की इच्छा करती, क्योंकि जगह कहीं मिल नहीं रही। आज स्थिति है कि वो सारी चीजें देख के हमको क्योंकि बहुत बड़ा रोना सा था कि मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे कहा कि पापा हम लोग होली और दिवाली कहाँ मनाएं। ये स्थिति आई, छोड़ना कोई नहीं चाहता है, मजबूरी है लोगों की। बिखरे पड़े जिसका एक परिवार था 4 टुकड़े हो गए, मम्मी कहीं है, छोटा भाई कहीं है, बड़ा भाई कहीं है, मिसेज कहीं, 4 हिस्से हो गए। हमारे चंद्रापुरी रात की ठीक 9:30 बजे यहीं पे सामने आपके सामने झूला पुल था और झूला पुल के सामने जो है वो ऊपर से पानी तो आया ही आया, लेकिन उसके साथ साथ जो है L&T कंपनी का ये पूरा मक जो था वो लेकर के पूरा हमारे चंद्रापुरी को यहाँ से तबाह करके और पूरे हमारे गबनी गांव तक उसने पूरा तबाही कर दी। इस इलाके में मंदाकिनी के दोनों ओर बसे गांवों में कई लोग आरोप लगाते हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे हुई तोड़फोड़ इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। यानी केदारनाथ का रास्ता बनाने और तीर्थ यात्रा को पटरी पर लाने के अलावा भी सरकार के पास कई चुनौतियां हैं। आगे देखेंगे उत्तराखंड के लोगों से रोजगार छीनने का दर्द और सब कुछ लूटने के बाद भी संघर्ष करती जिंदगी।